आईसीटी सैटेलाइट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 बैठी हुई है। 9th क्लास का आज हम अध्याय 2 लेंगे। अध्याय 2 और इस अध्याय का नाम है पदार्थ की संरचना एवं अणु। पदार्थ की संरचना एवं अणु हमारी बुक का चैप्टर 2 है। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, पदार्थ। सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं। बच्चों बताइए पदार्थ क्या है। पदार्थ देखिए हमारे चारों ओर जो भी वस्तु है, पदार्थ हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के कुछ गुण हैं। तो उन गुणों से हम पदार्थ को डिफाइन करेंगे कि पदार्थ को हम कैसे पहचानें। तो देखिए क्या है कि ऐसी वस्तु, पदार्थ क्या होगा, ऐसी वस्तु जिसमें कुछ गुण हो। पहला, वह स्थान घेरती हो। स्थान घेरती हो। जैसे ये डस्टर, ये डस्टर है, इसको मैं कहीं रखूंगा किसी जगह पर। अगर मैं इसको रखूंगा तो ये जगह, जैसे मैंने हाथ के ऊपर रखा तो मेरा हाथ का इसने इतना वाला पोर्शन कवर कर लिया, इतना पोर्शन इसने हाथ का ढक लिया। दिख रहा है आपको? जैसे अभी तो पूरा हाथ खाली दिख रहा है आप। अब मैंने इसको यहां पर रखा तो ये इतना पोर्शन इस डस्टर ने घेर लिया। इसका मतलब वस्तु क्या है, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो। दूसरी बात, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान, जिसका कुछ द्रव्यमान हो। और अगर द्रव्यमान है तो भार होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो उसका भार भी होगा। तो ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होती है कि उससे हम महसूस कर सकें। क्या कर सकें? महसूस कर सकें। ठीक है बच्चों, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो और उसको हम महसूस कर सकें। तो आप ये लिखिए, परिभाषा अगर पूरी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें। महसूस किससे करेंगे? ज्ञानेंद्रियां। देखिए ज्ञानेंद्रियां सभी जानते हैं, हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पांचों के नाम? हाँ सही है, बिल्कुल सही। आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम सुन के, सूंघ के, देख के, महसूस करके, इस तरह से हम किसी वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं। तो पदार्थ क्या हो जाएगा? स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो और जिसे हम महसूस कर सकें। देखिए द्रव्यमान के बारे में मैंने बताया कि अगर वस्तु का द्रव्यमान है तो उसमें क्या होगा? भार भी होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु में भार हो। भार कब होगा? जब द्रव्यमान होगा। और जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो भार भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि सूत्र होता है भार का W बराबर mg। W वेट, भार, m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण। तो ये द्रव्यमान भार का सूत्र है W बराबर mg। देखिए अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण, पदार्थ के उदाहरण। अभी मैंने दिखाया जैसे डस्टर। डस्टर क्या है? पदार्थ।
ये मार्कर, ये भी पदार्थ। अपने आसपास देख रहे हैं अभी तो हम, आपके आसपास देखो, कुर्सी, टेबल, और भी कुछ रखा हुआ है, जैसे चौक रखा हुआ है, वो भी पदार्थ है। और देखिए वायु, क्या बच्चों वायु पदार्थ है? बताइए, वायु पदार्थ है क्या? हाँ बिल्कुल सही, वायु भी पदार्थ है। इसका हम परीक्षण करेंगे कि वायु पदार्थ है या नहीं। तो देखिए, वायु में क्या क्या होना चाहिए? वायु स्थान घेरती हो, दूसरी चीज वायु में द्रव्यमान हो, और तीसरी चीज वायु को हम महसूस कर सकें। तो मैं पहले ये लेता हूं महसूस वाला। क्या हम वायु को महसूस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आप देखते होंगे कभी ठंडी हवा चल रही है, हमें महसूस आती है हवा बहुत ठंडी चल रही है। कभी हवा गर्म चल रही है तो हमें महसूस हो जाता है कि हवा गर्म चल रही है। तो हम महसूस कर रहे हैं वायु को। वायु स्थान घेरती है। क्या वायु स्थान घेरती है? इसके लिए आपको एक प्रयोग दिखाता हूं मैं। उस प्रयोग में आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वायु स्थान घेर रही है। देखिए, देखिए प्रयोग देखिए। देखिए कि नैपकिन लिया हमने और उस नैपकिन को गिलास के अंदर रख दिया, फिर एक पानी का बर्तन ले लिया और उस गिलास को उस पानी के बर्तन के अंदर डुबोया और बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हम देखेंगे कि वो नैपकिन सूखा हुआ है या गीला है। देखिए नैपकिन कैसा है? सूखा। हमने बाहर निकाला तो नैपकिन सूखा ही रह गया। अब ये सूखा क्यों रहा? क्योंकि कप में नैपकिन के साथ हवा फंसी थी, जिसने पानी को कप के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा स्थान घेरती है। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखिए मैंने क्या लिया, एक कप, उल्टा कप बनाया मैंने, उल्टा कप बना लिया। इस कप के अंदर एक सूखा नैपकिन, जो रुमाल आता है कागज का, वो मैंने यहां पर फंसा दिया मोड़ के। अभी प्रयोग देखा था हमने, यहां पर फंसा दिया। फिर इसको एक पानी से भरे कंटेनर में उल्टा डुबाया। जब इसको पानी से भरे कंटेनर में उल्टा डुबाया मैंने, तो ध्यान ये रखा कि ये टेढ़ा नहीं हो जाए। बस अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इसके अंदर पानी घुसने की संभावना रहेगी, तो इसको टेढ़ा ना होने दें। इसके अंदर डुबाया, डुबो करके बाहर निकाला। बाहर निकालने के मैंने देखा कि ये जो नैपकिन था ये सूखा का सूखा ही रहा, ये गीला नहीं हुआ। इसका कारण है कि देखिए यहां पर हवा थी, यहां हवा है पहले से ही। जब मैंने इसको इसके अंदर डुबोया था तो डुबोने पे क्या हुआ कि ये हवा थोड़ी सी कंप्रेस हो गई, थोड़ी सी दब गई, यहां तक दब गई। तो पानी गिलास में थोड़ा ऊपर आया, यहीं तक आया मान लो। ठीक है, तो क्या हुआ, पानी यहां तक आ गया और बीच में हवा आ गई। बीच में हवा आ गई तो बीच में हवा के आ जाने के कारण इस रूमाल तक, इस नैपकिन तक पानी नहीं पहुंचा। तो वायु क्या करती है? स्थान घेरती है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वायु स्थान घेरती है। और आप देखिए और उदाहरण, बैलून, गुब्बारा होता है, आप गुब्बारे में हवा मारते जाओ, फूंक मारते जाओ, गुब्बारा फूलता जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर जो वायु भरती जा रही है वो उस गुब्बारे को फुलाती हुई जा रही है। तो ये तो था कि वायु स्थान घेरती है। अब अगला है कि वायु में द्रव्यमान भी होता है कि नहीं। तो उसके लिए देखो मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, आप उसको देखें और उससे आपको पता लगेगा कि वायु स्थान घेरती है। ये तो
ये है, और वायु में द्रव्यमान होता है। देखिए, दो गुब्बारे लिए, उन गुब्बारों को एक लकड़ी से फुलो के, उनको फुलाया पहले, और फुलाने के बाद एक पतली वाली लकड़ी से उनको दोनों को बांध दिया, और बीच में से बांध के तराजू जैसे बना दिया उसको। जैसे तराजू होता है जिससे हम सामान तोलते हैं, इसके जैसे हमने उसको बना दिया। बनाने के बाद उसमें से एक गुब्बारे की हवा हमने निकाल दी। एक गुब्बारे की हवा निकाली तो लकड़ी जो थी वो तिरछी हो गई। इसका मतलब एक तरफ भार बढ़ गया और एक तरफ भार कम हो गया। छड़ी क्यों झुकी? क्योंकि छड़ी क्यों झुकी? क्योंकि एक तरफ उस पर वजन बढ़ गया और उसके बढ़ने के कारण छड़ी दूसरी तरफ झुक गई। इसका मतलब हवा में वजन भी है। और देखिए, तराजू है, एक तरफ खाली गुब्बारे दोनों तरफ रखे, बिल्कुल सीधी है डंडी, अभी कहीं नहीं मुड़ी है। देखिए, अब हम दूसरी तरफ एक फूला हुआ गुब्बारा रखेंगे उसके ऊपर, तो फूला हुआ गुब्बारा रखने के बाद देखिए वो एक तरफ मुड़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि हवा में वजन भी होता है। ठीक है, इसी प्रयोग को अभी हम लाइव करके देखते हैं। अभी तो आपने किया हुआ देखा, देखो ये छड़ी है एक, इस छड़ी को के दोनों सिरों पर मैंने दो गुब्बारे बांध लिए, बंधे हुए हैं, और इसको बिल्कुल सीधा है छड़ी। देखिए अब बिल्कुल सीधी है छड़ी, दिख रही है आपको बिल्कुल सीधी। थोड़ा सा इधर कर देता हूं, इसको सीधी हो जाएगी। ये देखिए सीधी होगी, बिल्कुल सीधी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक गुब्बारे की हवा को बाहर निकाल देता हूं, फिर आप देखेंगे क्या होगा। इससे आपको पता लग जाएगा गुब्बारे में वायु में हवा जो है, हवा में भार होता है कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल सीधी। अब मैं एक गुब्बारे को फोड़ रहा हूं, ये गुब्बारा मैंने लिया, इसको नीचे थोड़ी देर के लिए रखा और इस गुब्बारे को फोड़ दिया, फूट गया गुब्बारा। अब देखते हैं अब क्या होगा, क्या ये सीधी रहेगी। देखिए, गुब्बारे को फोड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि ये छड़ी एक तरफ इस तरह से झुक गई। इसका मतलब इधर की जो हवा थी वो निकल गई, तो इधर हवा के अंदर जो द्रव्यमान था, जो भार, जो वजन था, वो कम हो गया, इधर बढ़ गया। तो छड़ी देखिए जिधर का गुब्बारा फूला हुआ उधर की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब इससे क्या सिद्ध होता है कि जो वायु है, वायु जो पढ़ रहे हैं, इस वायु में द्रव्यमान भी होता है। स्थान के लिए हमने देख लिया, द्रव्यमान के लिए हमने देख लिया, और महसूस का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हम ठंडी गर्म वायु महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब वायु भी क्या है? पदार्थ। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमारे आसपास जैसी वस्तुएं जो द्रव्यमान रखती हैं और जिनमें स्थान, जिनके द्वारा स्थान घेरा जाता है और जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? पदार्थ। अब देखिए, पदार्थ या द्रव्य के गुणधर्म, इसके गुणधर्म क्या होंगे? पदार्थ, इसको द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य, आप कंफ्यूज ना हो, द्रव्य, मैंने द्रव्य लिखा है, और एक होता है द्रव, इस तरह से। तो ये तो तरल वाला होता है, जो तरल होता है वो तो ये होता है, और ये द्रव्य होता है। द्रव्य क्या है? पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। इसके गुणधर्म देखिए, पहला गुणधर्म है कि पदार्थ के कणों के मध्य, इनके कणों के मध्य अंतराल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतराल। पदार्थ या द्रव्य के कणों के मध्य अंतराल पाया जाता है। दूसरा है कि ये जो पदार्थ के कण हैं, ये कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, स्थिर नहीं रहते, हमेशा गति करते रहते हैं। कंपन गति होती है इनके बीच में, वो कंपन गति हमेशा करते रहते हैं। और तीसरा है कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप इसको लिखें, आपने लिखने के बाद अब आप फिर एक वीडियो देखें। इसमें आपको देखो, आपको तीन चीज दिखाई दे रही हैं। तीन गोले हैं। सबसे नीचे वाले गोले में जो कण है वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं। ऊपर वाले में जो आपके दाईं तरफ है उसमें देखिए थोड़ा धीरे है, और जो पहला वाला आपकी बाईं तरफ है उस बाईं तरफ देखिए बहुत धीरे है। इसका मतलब देखिए हमने क्या पढ़ा पदार्थ के गुणों में कि कणों के मध्य अंतराल पाया जाता है। तो देखिए अंतराल दिख रहा होगा आपको, जगह दिख रही होगी, उसमें किसी में देख सकते हैं आप, जगह दिख रही है आपको। पहले में भी देख लो जगह है, दूसरे में भी जगह है, और तीसरे में और भी ज्यादा जगह है। इसके बाद निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं। तो तीनों में आपको गतिशील दिख रहे हैं, तीनों में ही वो गतिशील हैं। और तीसरा है कि वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब वो दूर नहीं भाग रहे, जहां वो पास आ गया थोड़ा दूर चला गया तो फिर पास आ रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ के जो गुणधर्म है वो इन तीन बिंदुओं से क्लियर हो जाते हैं, आपको पूरी तरह समझ में आ जाते हैं। इसके बाद आता है पदार्थ के प्रकार। पदार्थ या द्रव्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मुख्यतः दो ही प्रकार में इनको बांटा गया है। द्रव्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ या द्रव्य के प्रकार देखिए, पहला शुद्ध, पहला आएगा शुद्ध द्रव्य, प्योर मैटर, और दूसरा अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध क्या होगा बताइए? शुद्ध देखिए अपने आप पता चल रहा है आपको। शुद्ध होगा जिसमें एक ही प्रकार के घटक हों, एक ही प्रकार के घटक सभी एक जैसे हों। जैसे मान लो मैंने ले लिया लोहा, तो लोहे के अंदर जितने भी उसके कण हैं, जितने भी उसके घटक हैं, वो सभी एक तरह के हों, एफी ही हो पूरा का पूरा उसके अंदर। लोहे का प्रतीक है ये आयरन, फेरस जिसको बोलते हैं लैटिन में। तो ये एक ही प्रकार के घटक एफी, जैसे लोहा हो गया, और देखिए सोना, चांदी। तो ये शुद्ध द्रव्य मतलब उसमें एक ही प्रकार के घटक हों तो शुद्ध होगा। दूसरा है अशुद्ध, जब एक से अधिक प्रकार के, दो या दो से अधिक, या एक से अधिक प्रकार के, दो होंगे या दो से ज्यादा, एक से अधिक प्रकार के घटक उपस्थित हों, वो होगा अशुद्ध द्रव्य। इसका एक नाम और भी है, जिसमें एक से अधिक प्रकार के घटक होते हैं, उसको हम और क्या कह सकते हैं? कोई भी मिश्रण ले लिया मैंने, मिश्रण हो गया। या जैसे वायु है, वायु मिश्रण ही है। वायु में कई प्रकार की गैसें मिली हुई रहती हैं, जैसे मिट्टी, मिट्टी में भी विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं। मिट्टी में पत्तियों के टुकड़े भी हो सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत लोहा हो सकता है, थोड़ा सोना हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो ये सब मिट्टी
कैसा हो जाएगा? अशुद्ध द्रव्य। तो मुख्यतः द्रव्य के दो प्रकार आप एक बार लिख लें। चलिए आगे, ये हो गया। इसके बाद आता है पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं। मुख्य बिंदु है इस चैप्टर का पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्थाएं छोटे से ब्रेक के बाद। फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा। अब हम अगला टॉपिक है पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है परीक्षाओं में, जो जिला समान परीक्षा होती है उसमें। देखिए, पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाओं में बांटा गया है मेनली। लेकिन आगे की खोजों से पता चला कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं और भी होती हैं। तो मुख्य 3 अवस्थाओं के बारे में तो आपको पता है, उनके मैं नाम लिख देता हूं। सबसे पहली ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। ये 3 मुख्य अवस्थाएं जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरह से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। हमें 5 ही पढ़नी है और 5 ही याद करनी है। परीक्षा में आता है तो 5 ही लिखनी है। पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 5 होती हैं। ये डिफाइन हो चुका है क्लियरली। तो पहली ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले इनके नाम लिख लें आप तीनों के एक बार। तो ये इन तीनों के नाम लिख लिए, और बाद में 4 और 5 प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इनको नाम आपको याद हो गए होंगे। 3 तो पहले से याद थे, चौथा ही तो याद करना है। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब पढ़ते हैं इन पदार्थों की अवस्थाओं का वर्गीकरण। इन 5 अवस्थाएं जिसमें से 3 का वर्गीकरण मैं एक साथ करा दूंगा और चौथी और 5वीं का अलग से बता दूंगा। तो देखिए, इनके वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं
ठोस, द्रव, गैस। एक टेबल बना लें आप इस तरह से, ठोस, द्रव, गैस, और यहां पर मैं लिखूंगा इनकी प्रकृति, इनके गुण। सबसे पहले मैं लेता हूं आकार। फर्स्ट गुण है आकार। तो बताइए ठोस का आकार कैसा रहता है? ठोस का आकार बदलता है क्या? आपने एक पत्थर देखा हो, पत्थर का कोई टुकड़ा, उसको आपने हिलाया, इधर हिलाया, उधर हिलाया, ऊपर फेंका, नीचे फेंका, वो फूटना नहीं चाहिए, बस उसका जो द्रव्यमान है वो बराबर रहे, तो उसका आकार परिवर्तित नहीं होता है। इसका मतलब इसका आकार कैसा है? ठोस का निश्चित। इसका आकार निश्चित है। जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं यहां से अगर थोड़ा सा दबा रहा हूं तो उसका आकार परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका आकार कैसा है? निश्चित। ये ठोस ही है, तो ठोस का आकार निश्चित। तो द्रव का बिल्कुल सही, अनिश्चित। देखो द्रव, पानी को अगर आपने गिलास में डाला तो वो गिलास के आकार का हो जाएगा, अगर आपने कटोरी में डाल दिया तो वो कटोरी के आकार का हो जाएगा, और अगर आपने एक चौड़ी थाली में डाल दिया तो वो चौड़ी थाली के आकार का हो जाएगा। इसका मतलब इसका द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। और इसी प्रकार से गैस का आकार भी क्या होगा? अनिश्चित। ये तो बात रही आकार की। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लेंगे आयतन। देखिए यदि पदार्थ, द्रव्य स्थान घेरेगा तो उसका आयतन भी होगा। अगर आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन कैसा होगा? निश्चित। ठोस का आयतन निश्चित। ये डस्टर का, जैसे डस्टर का आयतन ये दिख रहा है आपको, इसको मैं कहीं भी रखूंगा तो इसकी जो सभी विमाएं हैं वो समान रहेंगी, विमाओं का मान परिवर्तित नहीं होगा। इसी प्रकार से द्रव का आयतन भी कैसा होगा? निश्चित। अगर आप 1 लीटर दूध लेके आते हैं तो उस 1 लीटर दूध को चाहे आप गिलास में डालें, चाहे किसी कटोरी में डालें, चाहे किसी बड़े बर्तन में डालें, वो कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब द्रव का जो आयतन है वो भी कैसा है? निश्चित। ठीक है। इसके बाद आता है गैस का। तो गैस का आयतन भी क्या? गैस का जो आयतन होगा वो अनियमित होगा, अनिश्चित होगा। देखिए अनियमित होगा, अनिश्चित होगा। कैसे? अगर एक छोटे कंटेनर में, एक छोटा कंटेनर है, उसके अंदर हमने गैस को भरा है, तो उस कंटेनर का जो आकार है, उस बर्तन का जो आकार है, ये बर्तन है, मान लो इस बर्तन का आयतन है 1 लीटर, तो इसमें हम गैस भरेंगे। उस गैस का आयतन, गैस क्या होगी? चारों तरफ फैल जाएगी। गैस के अणु बहुत तेज तेज गति करते हैं, तो गैस चारों तरफ फैल जाएगी, तो इस बर्तन का ही आयतन ले लेगी वो। और अगर मैंने उसी गैस की मात्रा को, गैस की मात्रा बराबर है, उसी को किसी बड़े बर्तन में डाल दिया तो वो उसका आकार, उसका आयतन ले लेगी। तो जो बर्तन का आयतन होगा, जो पात्र का आयतन होगा, वही हमारी गैस का आयतन होगा। इसके बाद घनत्व। अगला बिंदु है घनत्व। देखिए घनत्व में क्या है? घनत्व, ठोस का घनत्व होता है अधिक। ठोस का घनत्व होता है अधिक, द्रव का ठोस से कम, लेकिन गैस से अधिक, लेकिन गैस से अधिक। और गैस का घनत्व होगा बहुत कम। गैस का घनत्व होगा बहुत कम। घनत्व को आप समझ सकते हैं अणुओं के बीच की दूरी, जो उनके बीच की दूरी होती है। अगला पॉइंट है अंतराण्विक आकर्षण बल।
देखिए एक वीडियो दिखाया था आपको मैंने, पहले उसको एक बार और देखें आप। पहले एक वीडियो दिखाया था, उसको एक बार और देखें तो आपको उसमें दिखेगा अंतराण्विक बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। देखिए ठोस के अणु बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं आपको। जो पहला वाला है वो ठोस है, सबसे ऊपर बाईं तरफ जो पहला वाला है वो ठोस का है, उसके बगल में है द्रव का। तो उस द्रव के अणु बहुत तेज तेज गति कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल इससे थोड़ा सा कम है। और जो नीचे वाला है, जो नीचे एक रह गया, वो गैस का है, उसके अणु बहुत तेज तेज गति कर रहे हैं। तो उन गैस के अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल इन दोनों से कम है। तो देखिए क्या लिखेंगे, अंतराण्विक आकर्षण बल सर्वाधिक, कम और सबसे कम। सबसे मतलब इन दोनों से कम। तो ये हुई बात अंतराण्विक आकर्षण बल की। इसके बाद आता है अंतराण्विक अंतराल। अंतराण्विक अंतराल, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, इसका मतलब अंतराण्विक अंतराल इनके अंदर बहुत कम। ठीक है, द्रव के अंदर कम ही होगा, या न्यून लिख देता हूं मैं, दोनों को ही आपको याद करने में आसानी रहेगी। न्यून न्यून, ठीक है। अंतराण्विक अंतराल, और गैसों में अधिक, बहुत अधिक होता है गैसों में, बहुत अधिक। अंतराण्विक अंतराल ठोस में कम, द्रव में कम, और गैसों में बहुत अधिक। ठीक है, इसको मैं बहुत कम भी लिख सकता हूं, लेकिन अभी नई खोजों से पता चला है कि ठोस द्रव में भी अंतराण्विक अंतराल बहुत कम होता है, बहुत ही कम। लिखें इसको। नेक्स्ट पॉइंट, विसरण। सिक्स, विसरण। विसरण सबसे कम, न्यून। विसरण इसमें सबसे कम होगा, अत्यंत कम होगा। इसमें ठोस से ज्यादा, और गैस से कम, और गैसों में विसरण सर्वाधिक। गैसों का विसरण तो आपने देखा ही होगा कि किसी कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाई और आप दूसरे कोने में बैठे हो, कुछ देर बाद ही, कुछ समय बाद ही आपको उसकी खुशबू आ जाती है, तो विसरण है। तो गैसों में सर्वाधिक, कम और बहुत कम। ये है फिर पदार्थ की अवस्थाओं के गुण। पदार्थ की अवस्थाओं को हम किस आधार पर बांटा हुआ है हमने, ये कुछ 6 पॉइंट्स मैंने बताए। आकार के बाद आयतन, घनत्व, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक अंतराल और विसरण। ये आपने लिख लिया। अब तीनों अवस्थाएं होगी, चौथी अवस्था देखिए।
चौथी अवस्था क्या बताई थी मैंने? बताइए चौथी अवस्था क्या थी? प्लाज्मा। 1 2 3 और चौथी है प्लाज्मा। इसके कुछ गुण बताता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले आकार और आयतन की बात करें। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। आकार, आयतन और ये कैसे बनाया जाता है प्लाज्मा, इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।